अब बात करते हैं बाजार की। शेयर बाजार ने आज दमदार तेजी के साथ शुरुआत की और बाद में दिन की ऊंचाई पर भी सेंसेक्स और निफ्टी ने ट्रेड किया, लेकिन क्लोजिंग के समय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट के चलते सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने सारे गेंस गंवा दिए। सेंसेक्स और निफ्टी सपाट पर बंद हुए हैं। बाजार का पूरा अपडेट लेकर हाजिर है हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल। बिल्कुल, कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में आई थिंक ये कहना चाहिए कि एक ऊपर की तरफ उछाल मारकर, क्योंकि एक्सपायरी थी, यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप अप हुआ और उसके बाद बाजार में मोमेंटम सस्टेन हुआ कुछ आज के लिए, लेकिन उसके बाद ये शायद एक एक्सपायरी इफेक्ट था कि हम फिर से उसी लेवल्स के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लोज हुए हैं जहां पर हम कल बाजार को छोड़कर गए थे। आज मेजरली ड्रैगर्स कहां से बाजार में निकल कर आए, इनफैक्ट आप देखेंगे तो कल की क्लोजिंग से थोड़े से हम वीक उसी के लेवल के आसपास, इनफैक्ट 16,700 के आसपास ही हम क्लोज होते हुए आज बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लूजर्स कहां से आज निकल कर आए? आज मेजरली लूजर्स तो थे वो रिजल्ट बैक्ड कुछ स्पेसेस थे। जो टॉप लूजर्स की बात हम कर रहे हैं, टाटा कंज्यूमर नंबर्स के बाद हमने रिएक्शन देखा, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये दोनों स्पेसेस भी वीक हुए। डाबर के थोड़े से वीक नंबर्स आए और उसके अलावा आपको सन फार्मा और हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, वहां से भी आपको बाजार ने ड्रैग किया और उसके बाद HDFC बैंक, दोनों ही हैवी वेट से किसी तरह का सहारा नहीं मिला बाद में क्लोजिंग में, या फिर कहें कि गेंस इरोड हो गए। बैंकिंग स्पेस ने, इनफैक्ट PSU बैंक स्पेस ने अपने मोमेंटम को इरोड किया। सुबह जहां 400 पॉइंट ऊपर थी बैंक निफ्टी और उसके बाद दिन आते आते हमने देखा कि सारे वो गेंस जो है वो इरोड हुए। सेक्टोरिकली अगर आप बात करें तो सिर्फ 3 बाइंग इंटरेस्ट क्लियरली लार्ज IT कैप में लाइक टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें जरूर दिखाई दिया, HCL टेक इनमें जरूर दिखाई दिया, और कुछ काउंटर्स जैसे आपके जो बहुत ही फिक्स्ड सेक्टर्स अब चल रहे हैं, ऑयल एंड गैस, पावर, इनमें आपको काउंटर्स में मूवमेंट दिखाई दिया। एंड अदर देन दैट आपको जो थर्ड एक्शन दिखाई दिया वो रिजल्ट ओरिएंटेड सेक्टर और स्पेसेस में दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ पॉकेट्स जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि कैपिटल गुड्स, वहां पे भी नंबर्स का बड़ा ट्रिगर था। ABB के नंबर्स आए, जिसके बाद हमने देखा सीमेंट्स हो, कमिंस इंडिया हो, ग्रीव्स कॉटन हो, वहां पर इस पॉकेट ने तेजी दिखाई। हालांकि डे एंड तक आते आते प्रॉफिट बुकिंग और फिर गेंस इरोड का हमने यहाँ भी सिलसिला देखा। दूसरा स्पेस जो था वो लॉजिस्टिक स्पेस, डिलीवरी IPO से पहले आप देख रहे हैं पूरे लॉजिस्टिक स्पेस की आप उसमें एक बस देख रहे हैं। पिछले 2 दिन से इस स्पेस में आपको मोमेंटम दिखेगा और आज फिर से TCI एक्सप्रेस, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, VRL लॉजिस्टिक, यहाँ पर भी आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। सो ओवरऑल बाजार जिस नोट पर ओपन हुए थे, एक चेयर अप नोट के साथ ओपन हुए थे, ग्लोबली मेजरली ऑन द फ्रंट ऑफ ग्लोबल बाउंस बैक, वो शायद एक टेक्निकल बाउंस बैक या फिर एक्सपायरी का इफेक्ट ही कहना चाहिए। क्लोज होते होते हमने वो सारा गेन इरोड किया और उन्हीं लेवल्स के पास हम बंद हुए। और अब बात करते हैं LIC के IPO की, जो आज दूसरे दिन पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 100% और कर्मचारियों का हिस्सा लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इस खबर पर ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, LIC का IPO फाइनली पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया है और जो सबसे बड़ा रिस्पांस मिला है वो मिला है पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से। दूसरे दिन के अंत तक की बात करें तो ये IPO 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है पॉलिसी होल्डर्स जहाँ पे कोटा है। पॉलिसी होल्डर्स को हम आपको याद दिला दें 60 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया गया था LIC की तरफ से और वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है। दूसरे एम्प्लॉयज़ का जो कोटा है वहाँ पर भी 2 गुने से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है। साथ ही साथ रिटेल कोटे में करीब 90% तक सब्सक्रिप्शन आ चुका है IPO का। और अगर बाकी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स की बात करें तो वहां पर भी 40% से ज़्यादा बिड्स आई हैं और NIIs की बात करें तो वहां पर भी करीब 46% की बिड्स आ चुकी हैं दूसरे दिन को ख़त्म होने तक। आपको हम ये भी बता दें कि ये जो IPO है वो 9 मई तक खुला है और 9 मई सिर्फ सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करके नहीं है, यानी कि सैटरडे और संडे को भी इसकी जो बिडिंग है वो जारी रहेगी। इसकी जो पुष्टि थी वो RBI ने एक नोटिफिकेशन में कर दी थी। तो अब देखना ये होगा कि चूंकि अब IPO RBI के रेट हाइक करने के बावजूद भी पूरी तरीके से दूसरे ही दिन सब्सक्राइब कर हो चुका है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन की लिमिट कहां तक जाती है। QRC इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के डायरेक्टर अजय अयाज मोतीवाला ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में निवेश के लिए फिलहाल काफी चुनौती भरा माहौल है। उनके मुताबिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश के बेहतर ऑप्शंस हैं। और क्या उन्होंने बताया, कैसी राय दी है निवेश के बारे में, चलिए सुनते हैं। मिड कैप या इसको अपने ब्रॉडली इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर करें, एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंजिंग है अभी। एक लेवल पे वी हैड अ बिग मूव ऑन द लास्ट 2-3 इयर्स और ये नोन फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन का नोन फैक्टर है, ऑयल का नोन फैक्टर है।
और जैसे कि कल ही आरबीआई ने पॉलिसी चेंजेस की हुई हैं, तो एनवायरनमेंट इज डेफिनेटली चैलेंजिंग फ्रॉम सर्च आउट फॉर न्यू आइडियाज। और आई थिंक जैसे हम लोग सोच रहे हैं, ये एनवायरनमेंट है प्रोटेक्ट करना। तो इसको क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में या स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर पुट करें, दीज आर द काइंड ऑफ मिडिल ओवर्स जहां आपको ग्राफ्ट करना है, यहाँ रन्स बनाना है, लेकिन यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट। तो आपको बेसिकली प्रिपेयर होना है पोटेंशियल ग्राइंड के लिए। देयर कुड बी अ ग्राइंड फॉर 3-6 months और 12 months, ये तो वक्त ही बताएगा जब ये समय बीतेगा। बट ये सारी चीज़ें होंगी। इंटरेस्ट रेट, आरबीआई पॉलिसी चेंजेस जो कल हुई, उस कॉन्टेक्स्ट में और भी आगे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, बोथ डोमेस्टिकली और यूएस फेड और इंटरनेशनली। तो ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनानी होगी। उसके आगे उनके साथ ऐसे स्टॉक्स पिक करने होंगे जो थोड़े इस बिजनेस, इस सिचुएशन से उभर सकें और बाहर निकल सकें और अर्निंग्स ग्रोथ फिर भी रिपोर्ट कर सकें। वेरॉक इंजीनियरिंग के ग्रुप सीएफओ और आर श्रीनिवासन ने हमसे खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऑटो सेक्टर में कमजोर डिमांड के कारण आगे रेवेन्यू ग्रोथ में कमी रहेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस बातचीत में, चलिए सुनते हैं। ये बिजनेस ने हमने 2012 में हमने एक्वायर किया था विस्टियन से। जब से लेके हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। हमने नया मैन्युफैक्चरिंग साइट्स एस्टेब्लिश किया है ब्राजील, पोलैंड और मोरक्को में, और एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज जो मेक्सिको और चेक रिपब्लिक में है, उधर भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। काफी ऑर्डर्स भी मिला है हमको ओईएम से। लेकिन पिछले 2 साल से, जब से कोविड फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ, जब से ऑटोमोबाइल का डिमांड काफी इम्पैक्ट हो गया, इसलिए हमारा रेवेन्यू ग्रोथ या कैश फ्लोज हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इन्वेस्टमेंट से, वो नहीं हो रहा था। अभी लगता है अभी और 12 से 18 महीने तक लगेगा तो things to come back to normal, so to say, ये normal demand और revenue आने के लिए। In the meantime, 2-3 इंटरनेशनल प्लेयर्स का इंटरेस्ट था हमारा बिजनेस में लेने के लिए, तो उनका बिजनेस से अच्छा सूट कर रहा था, इसलिए हमने सोचा कि एक विन विन सिचुएशन हो जाए। हमारे लिए भी एक कैश मिलेगा तो हमारा बैलेंस शीट भी काफी मजबूत हो जाएगा। बाकी ग्रोथ एरिया से हमारा जो ईवी कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने सेल करने के लिए फैसला किया। कच्चे माल की ऊंची कीमतें कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। टाटा कंज्यूमर के एमडी और सीईओ सुनील डिसूजा का कहना है कि कंपनी पर महंगे क्रूड और लॉजिस्टिक लागत बढ़ने का असर दिखेगा। 3 big commodities are tea, coffee, and salt. And in all these 3 commodities, we have seen a spike happening over the last 6 to 12 months. And we've been taking judicious pricing to make sure we don't lose momentum and don't lose market share as we take that pricing. And that I think is quite evident. In tea, despite margins being brought back on track, our market share is up by 100 basis points, right? So tea we see broadly as range bound, having come off its highs. Coffee spiked to about 230, 240, right now range bound between 220, 230, and we've taken pricing in our US business as well as other geographies in which we operate to put margins back on track, and we're continuing volume. In salt, we saw a big spike with energy as well as lack of brine in Gujarat with extended monsoons. So we've taken some aggressive price increases from last July. Last one, we took it in April. So broadly on the margin front on raw material, we are okay. The good news is we are not exposed to the big spikes that are happening right now. Palm oil, sunflower oil, wheat, all those pieces. So raw material, we might see some ups and downs, but small pluses and minuses, not the big numbers that we're hearing for other FMCGs. But that said, we will see some impact of oil and related inflation like freight, logistics, packaging, etc., etc. But that is something we've got to deal with. We will continue to make sure that we take judicious pricing while maintaining momentum, but most importantly, not losing sight of the longer term picture of maintaining market share.
कोल संकट के बीच सीमेंट, एल्युमिनियम और स्टील इंडस्ट्री की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। नॉन पावर सेक्टर को कोयला सप्लाई में रिकॉर्ड कटौती कर दी गई है। इस पर ज़्यादा जानकारी, इस पर एक्सक्लूसिव खबर और की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं। देखिए, मौजूदा कोयला संकट के बीच जो नॉन पावर सेक्टर से, चाहे एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो, सीमेंट हो, स्टील हो, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कोयले की सप्लाई की जहां तक बात है वो अब तक के सबसे रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच गई है और फिलहाल हालात में जल्दी सुधार की संभावना भी नहीं दिख रही है। अगर आप एल्युमिनियम इंडस्ट्री की बात कर लें तो सबसे ज्यादा पावर इंटेंसिव सेक्टर है। इसकी कुल रिक्वायरमेंट के मुकाबले अभी महज 30 से 40% कोयले की सप्लाई की जा रही है। इंडस्ट्री की माने तो रेलवेज को करीब 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एडवांस पेमेंट करने के बावजूद अतिरिक्त रेक्स जो है वो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ CIL और रेलवेज के ऊपर इंडस्ट्री का करीब 1000 से भी ज्यादा रेलवे रेक्स जो है वो पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दौर से इस वक्त इंडस्ट्री कोयले के संकट से गुजर रही है। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स ने इस मसले पर रेलवेज के साथ बैठकें की है, रेलवे रेक्स में बढ़ोतरी की मांग की है, क्योंकि एक तरफ जहां जो पावर इंडस्ट्री है, जो पावर सेक्टर है, उसको 400 से भी ज्यादा रेलवे रेक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि नॉन पावर सेक्टर्स के लिए इसमें बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। आलम यह है कि इंडस्ट्री को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रिड के थ्रू बिजली खरीदनी पड़ रही है और एल्युमिनियम इंडस्ट्री ने पिछले दिनों करीब 1000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की खरीद ग्रिड के जरिए की है। अगर आप कोयला मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो नॉन पावर सेक्टर्स को जो कोयले की सप्लाई है उसमें पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है और ये सबसे निचले स्तर पर है। अगर आप नॉन पेंडेमिक ईयर से इसकी तुलना करें तो वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले वित्त वर्ष 2022 में कोयले की सप्लाई जो उसमें 28% की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वक्त सरकार ने ही पावर सेक्टर्स को प्राथमिकता देने की बात की है। लिहाजा इस बात की संभावना बेहद कम है कि जल्दी नॉन पावर सेक्टर्स के लिए हालात में सुधार देखने को मिलेंगे। और ये स्थिति अभी नहीं पैदा हुई है, ये स्थिति पिछले साल सितंबर से है। तब से लगातार नॉन पावर सेक्टर्स जो है पर्याप्त कोयले की सप्लाई की मांग कर रही है और अभी तक कोयले की पर्याप्त सप्लाई जो है नहीं की जा रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल पता चल रहा है कि बैंक जल्द ही PCA कैटेगरी से बाहर आ सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर की ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रही है मेघना मित्तल। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो केवल अकेला पब्लिक सेक्टर बैंक बचा है जो PCA फ्रेमवर्क में है RBI के। तो ये हम जानते हैं कि जो PCA फ्रेमवर्क के अंडर जो भी बैंक्स होते हैं उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस एंटर करने के लिए और एक्सपेंशन के लिए। तो जो अब हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि RBI बहुत ही जल्द सेंट्रल बैंक को PCA फ्रेमवर्क से बाहर निकाल सकता है। जैसे ही सेंट्रल बैंक के जो Q4 और प्रीवियस फिस्कल के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होंगे May 9 को, उसके बाद कभी भी RBI ये डिसीजन ले सकता है। ये जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है उसका अगर हम पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 200 करोड़ के ऊपर रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि जो बाकी जो इंडिकेटर्स ज़रूरत होती है PCA फ्रेमवर्क से बाहर आने के लिए, जैसे कि ग्रॉस NPAs, नेट NPAs, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सब जो है बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर हैं। पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि RBI ये चाहता था कि वो Q4 और पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स का इंतज़ार करे और ये देखे कि क्या बैंक के जो फाइनेंशियल्स हैं वो सस्टेनेबल हैं कि नहीं हैं। इसीलिए वो चाहता है कि May 9 जब अनाउंस होंगे, जब उसके रिजल्ट्स, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। ये भी हम जानते हैं कि पहले बहुत सारे बैंक्स, याद रखिए, PCA में थे जिनको बहुत सारा रिकैप भी दिया गया था। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि इस साल कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिकैप के लिए रिव्यू नहीं होगा। गवर्नमेंट चाहती है कि सारे बैंक्स जो हैं वो मार्केट से ही फंड्स रेस करें। और ये भी हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट बैंक्स में देखा जाएगा जो कॉरपोरेट लेंडिंग से रिटेल लेंडिंग की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर का थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। तो अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो अकेला PSU बैंक बचा है PCA फ्रेमवर्क में, वो May 9 के बाद कभी भी PCA फ्रेमवर्क से बाहर आ सकता है। बिजली, पेटकोक, ट्रांसपोर्ट की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से सीमेंट कंपनियों ने मई में भी बैग पर 10 से 20 रुपए की कीमत बढ़ा दी है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कृतिका। सीमेंट कंपनीज ने एक बार फिर मई में अपने सीमेंट के प्राइसेस बढ़ाए हैं और अकॉर्डिंग टू आवर डीलर सोर्सेज इस बार कंपनी ने अराउंड 10 to 20 रुपीज़ का प्राइस हाइक लिया है पर बैग पे अक्रॉस इंडिया। तो अप्रैल में भी कुछ कंपनीज ने अपने
सीमेंट के प्राइसेस बढ़ाए थे अराउंड टू द ट्यून ऑफ 20 to 50 रुपीज़, और ये कंपनीज इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में वो जो स्पाइक देख रही हैं, जैसे कि पावर, फ्यूल, पेट कोक, क्लिंकर, उसको पास ऑन करना है कस्टमर्स को। तो मई में नॉर्थ रीजन में अराउंड 10 to 15 रुपीज़ का प्राइस हाइक हुआ है, और अब एक सीमेंट बैग कॉस्ट करता है अराउंड 450 रुपीज़। साउथ में अराउंड 10 to 20 रुपीज़ पर बैग का प्राइस हाइक हुआ है, और एक सीमेंट बैग अब कॉस्ट करता है अराउंड 400 रुपीज़। और वेस्ट रीजन में अराउंड 10 रुपीज़ का प्राइस हाइक हुआ है, और अब एक सीमेंट बैग कॉस्ट करता है अराउंड 440 रुपीज़। तो डीलर सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है आगे जाके और भी ज़्यादा प्राइस हाइक्स हों। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री की योजना में और देरी हो सकती है। सरकार मौजूदा उतार चढ़ाव भरे माहौल में आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री की योजना को अगली तिमाही तक टाल सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताएं। जी, आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल करंट क्वार्टर में होने की संभावना काफ़ी कम है, और यही सूत्र हमें बता रहे हैं। इनफैक्ट सरकार की मंशा ये है कि अभी सेल प्रोसेस के लिए ना बढ़ा जाए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और आगे नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, उसमें मार्केट कंडीशंस को असेस करने के बाद आईडीबीआई बैंक की सेल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इनफैक्ट उसके लिए और रोड शोज करे जाएंगे, और उसके बाद फिर असेस किया जाएगा कि क्या डिमांड है, उसके हिसाब से उसकी कंडीशंस को तय किया जाएगा। तो इसके लिए जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उससे और आगे मीटिंग्स भी प्लान्ड है, और जो स्टेक सेल होगी वो एक बार में होने की संभावना काफ़ी कम है। ये स्टेक सेल जो है वो स्टेजेस में हो सकती है, और पहले स्टेज में 26% से 45% तक स्टेक सेल हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि जब भी ये स्टेक सेल होगा तो वो मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो बिडर को देगा। LIC की बात करें तो आईडीबीआई बैंक में उसका 49.24% हिस्सा है, और सरकार का 45.48% हिस्सा है। लेकिन LIC चाहता है कि कुछ हिस्सा वो आईडीबीआई बैंक में रखे, ताकि जो बैंक एश्योरेंस चैनल है उसका यूटिलाइजेशन हो सके। हमें सूत्रों ने यह भी बताया है कि सरकार ने LIC की इस कंसिडरेशन पर ध्यान दिया है, और जब भी स्टेक सेल होगा इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि LIC के बाद सरकार आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल चरणों में कैसे निपटाती है। अब दिल्ली में बिजली की सब्सिडी चाहिए तो इसके लिए आपको विकल्प चुनना होगा। अब तक दिल्ली के उपभोक्ताओं को वर्तमान में 200 यूनिट्स तक कोई बिल नहीं भरना होता था। वहीं 200 से लेकर 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। लेकिन अब अगर वे विकल्प चुनेंगे तभी उनको सब्सिडी मिलेगी। अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा, और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। बिजली की इसी सब्सिडी पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, बताएं क्या है पूरी खबर और कब से ये लागू होनी है। देखिए, दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान करा है, और दिल्ली सरकार ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं रेजिडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलेगी 1 अक्टूबर के बाद जो इसको ऑप्ट इन करेंगे। क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस करा कि सरकार ने, दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो भी रेजिडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी क्लेम करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलेगी, और जो नहीं क्लेम करना चाहते हैं उनको 1 अक्टूबर 2022 से इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें तो दिल्ली में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, अगर उनकी पावर कंजम्पशन 0 से 200 यूनिट्स के बीच में होती है तो उनको किसी भी तरह का बिल नहीं पे करना होता है, और अगर उनकी कंजम्पशन 201 यूनिट से 400 यूनिट्स के बीच में होती है तो उनको 800 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलती है। लेकिन आज के ऐलान के बाद दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी क्लेम करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को 1 अक्टूबर 2022 के बाद वो उनको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलेगी, और जो नहीं लेना चाहते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में बनाना चाहती थी, उसके पहले इनका एक मेजर पोल प्रॉमिस था जिसमें दिल्ली के रेजिडेंट्स को फ्री का पानी और फ्री का बिजली देने की बात करी थी। लेकिन 7 ईयर्स डाउन द लाइन हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार का जो एक पोल प्रॉमिस है उससे सरकार थोड़ा बहुत मूव अवे हो रही है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो अगर आप
आप दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के बाद उसके लिए ऑप्ट इन करना पड़ेगा, और अगर आप इस सब्सिडी को क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सरकार लोकल प्रोडक्ट्स को बड़ा मार्केट मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए इन प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी पहुंचाया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने हमसे बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार से बताया। चलिए सुनते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सरकार ने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ब्रांड बाजार में उतारे हैं, लेकिन योजना आगे की क्या है बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ हैं। सर धन्यवाद बात करने के लिए। फिलहाल कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, आगे कितने और प्रोडक्ट लाने की तैयारी है? नाफेड का मंत्री हमारे मंत्रालय के साथ में जो समझौता था उसमें 10 जिले और 20 प्रोडक्ट, उनने 10 जिले को कवर कर लिया आज, और उसमें से 14 प्रोडक्ट को उन्हें लॉन्च कर दिया है। मैं इस बात के लिए नाफेड को बधाई देता हूं, और उन्होंने कहा कि बाकी बचे हुए 6 प्रोडक्ट को वो जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो उन्होंने जो टारगेट लिया था उसको अचीव किया है। दूसरा अच्छी बात यह है कि जो प्लेटफॉर्म उनका ई प्लेटफॉर्म है उस पर उनने जितने भी लॉन्च हुए हैं उनकी बिक्री वहाँ पर मौजूद है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर भी इन प्रोडक्ट को जब रखा जाता है तो स्वाभाविक तरीके से बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी होती है। लाभ ये होगा, प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि लोकल फॉर लोकल के बारे में हमें सोचना होगा। 24 लाख फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लघु उद्यमी हैं जो काम करते हैं, उसमें से 2 लाख को हमको 5 वर्ष के भीतर अपग्रेड करना है। इसलिए सप्लाई चेन जितनी मजबूत होगी वो हमारे स्थानीय व्यक्ति के लिए भी जो उत्पाद कर रहा बना रहा है उसके लिए भी, मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म की मैंने आपसे बात की है उसका उसको लाभ मिलेगा। बेहतर प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, जितने भी उसके पैरामीटर्स हो सकते हैं वो उन्हें आपको फिल्म के जरिए बताए भी हैं, तो इनको देश के बाहर पहुंचाने में भी सुविधा होगी। और इसलिए ई प्लेटफॉर्म पर जाकर अगर वो लॉन्च प्रोडक्ट जाता है तो स्वाभाविक तरीके से उसको अपने विक्रय में भी लाभ मिलेगा, और उससे जो रोजगार की है या उत्पादकता बढ़ेगी तो स्वाभाविक तरीके से रोजगार भी बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं मसलन रेलवे या इस तरीके के तमाम जो विभाग है, उनके साथ भी आप किसी तरीके की बातचीत करके उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहेंगे? नहीं, हम चाहेंगे कि कोई भी सरकारी जहाँ पर कोई भी ई प्लेटफॉर्म हो या कोई शो करने की जगह हो तो वहाँ पर तो उनको मौके मिलने ही चाहिए, यही प्रधानमंत्री की मंशा भी है। और अगर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं, अमेजॉन जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट जा रहे हैं, ये गर्व की बात है। और अब बात नतीजों की। डाबर ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे, क्या रहा खास, बता रही हमारी सहयोगी विन्नी। डाबर ने अपने Q4 FY22 नंबर्स रिपोर्ट किए। ओवरऑल देखा जाए तो लार्जली इनलाइन ही नंबर दिख रहे हैं। रेवेन्यू इनलाइन आया है, प्रॉफिट दिख रहा है ऑप्टिकली बिलो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये टाइम एक वन ऑफ था, एक्सेप्शनल लॉस था ऑफ 85 करोड़ जिसका इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसीलिए प्रॉफिट्स डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। और प्रॉफिट है 294 करोड़ पे वर्सेज एक्सपेक्टेशन जो थोड़ी ज़्यादा थी, तो स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ वन ऑफ। ओवरऑल मार्जिन की बात करें, स्लाइटली बिलो थे एक्सपेक्टेशन से, 80 बेसिस पॉइंट कम थे एक्सपेक्टेशन पे, और मार्जिन्स आई है 18% पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन ही वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट फ्लैटिश एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, पर ये डिक्लाइन दिख रही है बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन है जो कंटिन्यू रही है। वॉल्यूम ग्रोथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर रहता है FMCG कंपनी के लिए, एक्सपेक्टेशन 3% की आया है 2% पे, तो वॉल्यूम ग्रोथ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। और ओवरऑल बात करते हैं अभी कैटेगरी वाइज ग्रोथ की। रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम तो अच्छा डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ है 7.7% का, पर कैटेगरीज जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो है ओवरऑल फूड एंड बेवरेज कैटेगरी, 33% की ग्रोथ है ऑलमोस्ट। जूसेस बेवरेज वहाँ पे आउट ऑफ होम कंजम्पशन इंक्रीज हो चुकी है, समर सीजन हाई है, तो 35% की ग्रोथ वहाँ पे देखी है। और ओवरऑल होम केयर बिजनेस में कंपनी ने देखा हुआ है 11% का ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली। डाबर ने उनके रिलीज में बताया है कि उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है अक्रॉस मोस्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, और जूसेस एंड नेक्टर्स कैटेगरी में भी अहेड मार्केट शेयर गेन हुई है। च्यवनप्राश में भी उनकी मार्केट शेयर गेन हुई है ये टाइम भी, और शैम्पू सेगमेंट में भी कंपनी ने मैनेज किया हुआ है मार्केट शेयर गेन। ऑल इन ऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं ये टाइम डाबर से। वॉल्यूम ग्रोथ आई है इनलाइन जो एक डिसेंट साइन है, पर वन ऑफ जो है उसकी वजह से थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहा है। बाजार के दिग्गज कंपनी RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कल नतीजे जारी कर सकती है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, क्या है उम्मीद, ये सारे अनुमान के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी सौमित।
कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो करीब 15% की एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा ग्रोथ करीब 4% की आ सकती है। एबिटा मार्जिन 14.6% की एक्सपेक्टेशंस है और नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो उसमें 10% का डिक्लाइन आ सकता है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अब कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है कंपनी के रेवेन्यूज़ पे? पहले तो अगर OTC सेगमेंट की बात करें तो उसमें जो रिफाइनिंग सेगमेंट है वो आउट परफॉर्म करेगी फोर्थ क्वार्टर में, और जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उसमें थोड़ी सी वीकनेस आने की एक्सपेक्टेशन है। इसी कारण O2C की जो एबिटा है वो 6% ग्रो कर सकती है। अब रिटेल सेगमेंट की जो एबिटा है उसमें करीब 6.5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, और उसके पीछे का कारण ये होगा कि जो कंटिन्यूस स्टोर एक्सपेंशन कंपनी कर रहा है, उसी के साथ फ्यूचर ग्रुप के जो स्टोर्स को कंपनी ने एक्वायर कर लिया था, इन दो कारणों की वजह से रिटेल सेगमेंट की एबिटा जो है वो करीब 6.5% से ग्रो कर सकती है। अब जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसकी एबिटा करीब 9% से ग्रो कर सकती है क्योंकि प्रोडक्शन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, बट जो प्राइसेस है वो स्टेबल थी फोर्थ क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है इस जगह पे हमें 10% की डिक्लाइन दिख रही है, और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो ये है कि थर्ड क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन था करीब 3000 करोड़ का जो फोर्थ क्वार्टर में नहीं रहेगा, और उसी के साथ फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो हायर होने की एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि रुपी का डेप्रिशिएट हो गया था। तो इन दो कारणों की वजह से नेट प्रॉफिट में करीब 10% का फॉल आ सकता है। अब इसके अलावा मार्केट की नज़र किस पे रहेगी? पहले तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है ऑन हायर फ्यूल मार्जिन्स और क्रूड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी पे, उसी के साथ मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट डिमांड और पेट्रोकेमिकल प्राइसेस, और कोई भी क्लैरिटी मैनेजमेंट देती है अपने न्यू एनर्जी बिजनेस पे तो इस पर ध्यान रहेगी मार्केट की। उसी के साथ रिटेल बिजनेस में कैसा ग्रोथ हो रहा है, डिजिटल साइड में कितना ट्रैक्शन मिल रहा है, इस पर भी ध्यान रखना होगा मार्केट को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट पे। होटल रेस्टोरेंट में आपका खाना कैसे बन रहा है, कितनी साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, इस पर अब FSSAI की नज़र रहेगी। दरअसल FSSAI ने वीडियो, फोटो और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए तमाम रेस्टोरेंट पर नज़र रखने का फैसला किया है। आखिर कितना कारगर होगा ये कदम? पेश है इसी पर हमारा आज का स्वदेश विशेष। दरअसल अगर आप रेस्टोरेंट या होटल के फूड के दीवाने हैं तो आपके लिए ये खबर ज़्यादा अहम है, क्योंकि ऐसे ही खाने के शौकीनों को शुद्ध, ताज़ा और सेहतमंद खाना मिले, इसके लिए FSSAI ने होटल रेस्टोरेंट में बनने वाले खाने की निगरानी बढ़ाने का प्लान बनाया है, और इस बार ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। यानी कि आपका खाना कैसे बन रहा है, कितना साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, इसके लिए वीडियो, फोटो और लाइव स्ट्रीमिंग से FSSAI तमाम रेस्टोरेंट्स पर नज़र रखेगा। आखिर कितना कारगर होगा ये कदम, कहाँ पर FSSAI की है नज़र, इन तमाम बातों पर करेंगे चर्चा, और क्या आपका खाना उससे बेहतर होगा, ज़्यादा शुद्ध होगा, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाना पसंद करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो खाना पूरी तरह से शुद्ध हो, सुरक्षित हो, साफ हो या फिर क्वालिटी से भरपूर हो। लेकिन FSSAI अब इसको लेकर गंभीर है, इसीलिए अब रेस्टोरेंट में बनने वाले इस खाने की निगरानी बढ़ने जा रही है, क्योंकि अब रेगुलेटर हाई रिस्क वाले फूड बिजनेस को टेक्नोलॉजी के दायरे में लाकर उनका ई-निरीक्षण करेगा, जिनमें सबसे पहले 8 कैटेगरी के फूड बिजनेस चुने गए हैं, जिनमें डेयरी, मांस, मछली का अंडा, कुक्ड फूड, मिठाइयां जैसे आइटम शामिल हैं। वहीं ई इंस्पेक्शन के लिए रेस्टोरेंट और होटलों में जांच के नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिनमें वर्चुअल तरीके से वीडियो बनाई जाएगी और फोटो ली जाएगी। कैमरों के जरिए भी जांच पड़ताल हो सकेगी। फूड रेगुलेटर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे सख्ती से और नियमित तौर पर निगरानी करें। इसके अलावा बिना प्रमाणित मिनरल वाटर बेचे जाने की भी शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद रेगुलेटर्स ने बॉटलर्स को दिए गए लाइसेंस की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। अच्छी फूड क्वालिटी और साफ सफाई बनाए रखने वाली कंपनियों को कई तरह के प्रोत्साहन भी मिलेंगे। थर्ड पार्टी के ऑडिट में या हेल्थ स्टार रेटिंग में अगर होटल या रेस्टोरेंट 80% से ज्यादा का स्कोर हासिल करता है तो उसे 2 साल के लिए जांच में छूट दी जाएगी। इन सब के इतर कई लोगों ने FSSAI के जांच के तरीकों पर सवाल उठाए हैं, खासकर जंक फूड को लेकर निशाना साधा है। उनके मुताबिक हेल्थ स्टार रेटिंग से हेल्थफुलनेस को तो मापा जा सकता है, लेकिन खाने के अनहेल्दी पार्ट को नहीं। साथ ही रेगुलेटर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि वो एक लॉबी के दबाव में है और पैक्ड फूड को नजरअंदाज कर रही है। जहां एक तरफ फूड रेगुलेटर हेल्थ स्टार रेटिंग को तवज्जो दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विशेषज्ञों को हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम में खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं।
दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों ने जंक फूड पर चेतावनी जारी की है, जिसके बाद से वहां बीमारियों पर कमी आई है। साथ ही चिली में शुगर वाले ड्रिंक्स की खपत भी 24% घट गई है। वहीं स्पेशलिस्ट भी मानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कम करने के लिए भारत जैसे देश में ये कदम उठाया जाना चाहिए। अनुमान के मुताबिक हर साल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से 58 लाख लोग मरते हैं। ऐसे में इन आंकड़ों का भी अध्ययन करने की जरूरत है, जो स्वास्थ्य के पैमानों को और भी ज्यादा मजबूत कर सकें। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पूरे मुद्दे पे और बातचीत करते हैं और थोड़ा समझते हैं इस मुद्दे को, कितना पॉसिबल होगा ये, अभी FSSAI क्या करता है और इसमें खामियां क्या हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए अमित जायसवाल, CFO रॉयल ऑर्किड होटल्स हैं, और बेजॉन मिश्रा जो कि पूर्व सदस्य हैं FSSAI के। बेजॉन सर, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा कि अभी तक FSSAI के जो कानून हैं वो किस तरीके के हैं और कितने कारगर हैं, तो एक बार हम ये समझ लें, हमारे दर्शक भी ये समझ लें, उसके बाद हम इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाएं। देखिए, कानून तो अभी वही है जो होना चाहिए। जैसे सुरक्षा के लिए सारे प्रबंध होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए, रैंडम सर्वेलेंस होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर रहे हैं। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट इस ढंग से रेगुलेटरी बॉडीज नहीं फंक्शन कर रहे हैं कानून के तहत, तो अब ये निर्णय जो हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेंगे कि वो मॉनिटरिंग करें और सर्वेलेंस मैकेनिज्म ले आए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित महसूस केवल नहीं, उनको सही गुणवत्ता वाले खाने का पदार्थ मिले, जो आज हम लोग श्योर नहीं है, क्योंकि क्या इंस्पेक्शन हो रहा है, उसका पारदर्शिता क्या कैसे होना चाहिए, वो अभी तक हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि इंस्पेक्टर्स जाकर क्या कर रहे हैं, किस दुकान पे छापा मार रहे हैं, किस दुकान पे जाकर चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसका कोई ना आंकड़े आते हैं, ना उनका कोई नमूना का जांच होकर क्या रिजल्ट निकल रहा है वो लोगों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते बार बार फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ वार्तालाप करते हैं कि आप लोग इसको और सक्रिय रूप दीजिए, किसी ढंग से इंस्पेक्टर्स को अकाउंटेबल कीजिए, पूरा प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कीजिए। लेकिन 2006 से लेकर अभी तक 2008 में फूड सेफ्टी अथॉरिटी बना, और अभी तक हम लोग नहीं समझते हैं कि जिस ढंग से चलना चाहिए उपभोक्ताओं के पक्ष में, उनका सुरक्षा को लेकर, गुणवत्ता को लेकर, खाद्य पदार्थ स्पेशली हाई रिस्क प्रोडक्ट जिस पे आप बात कर रहे हैं आज, इसलिए अब हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी एक बार ले आएंगे। जैसे अब आप देखिए ना, टेक्नोलॉजी से हम हैदराबाद से आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, वैसे ही अब रेस्टोरेंट्स भी कनेक्ट हो जाएंगे। उपभोक्ता जब ऑर्डर देंगे वो देख सकेंगे कि अपना खाना कैसे बन रहा है, किस ढंग से बन रहा है, क्या क्या पदार्थ यूज हो रहा है, कैसे हाइजीन है, कैसे वो लोग ट्रेसेबिलिटी कर रहे हैं, कितने बजे उसको वो लोग पैक किए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है हाई रिस्क फूड प्रोडक्ट्स के लिए वो है कोल्ड चेन। जब तक कोल्ड चेन सही नहीं हो तब तक कोई भी खाना जो हाई रिस्क खाने हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसलिए आज हम लोग को सबको मालूम है कि हमारे देश में कोल्ड चेन फूड के लिए बहुत जर्जर है, सही नहीं है, सही ढंग का नहीं है। रेस्टोरेंट्स में सही ढंग का रेफ्रिजरेशन नहीं है, सही ढंग से उसको रखा नहीं जाता है जैसे होना चाहिए। जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वो भी मेड शिफ्ट कुछ भी बना देते हैं, एक डब्बा जैसा जिसको लोग सोचते हैं कि वो इंसुलेट कर रहा है, उसको कोल्ड रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अब हमको जैसा लग रहा है अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी टेक्नोलॉजी के द्वारा एक पारदर्शिता लाएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, एक अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, और लोगों में एक भरोसा होगा, तंत्र पे भरोसा होगा, जो आज हम लोग के अंदर में नहीं है। जी अमित सर, आपके पास आऊंगा मैं। अब जो ओपन किचन हुआ करते थे एक समय पे, मैं कुछ समय पहले बाहर गया था तो वहाँ ओपन किचन का फॉर्मेट था, कांच लगा हुआ था, आपको दिख रहा था खाना आपका कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है। क्या जो रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया के वो इस समय तैयार हैं कि अब आपके किचन में कैमरे लगे रहेगा, जो रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर स्टाफ था
वो अब ओपन फॉर और अगर हो जाए और स्पेशली FSSAI के लिए ओपन हो जाए तो क्या तैयार है रेस्टोरेंट इस मूव के लिए इतनी जल्दी? नमस्कार। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, देश में कानून भी बनता है। हमारे हिसाब से हमारे देश में जो कानून है वो एकदम परफेक्ट है, बट अब सवाल ये उठता है कि आप किसे कंट्रोल करना चाहते हैं। आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपके दायरे में। अब जहां तक मैं बताऊं कि रेस्टोरेंट्स की बात है तो आजकल सभी रेस्टोरेंट में कैमरेज होते ही हैं, कंपल्सरली होते हैं। जो भी थोड़ा भी स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट है, वो हमारा स्टार होटल हो या स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, सब जगह कैमरा है, सब जगह आप देख सकते हैं कि कैसे काम हो रहा है ना। बट अब मेरा एक सवाल है सरकार से कि हमारे देश में मेरे हिसाब से 50% फूड स्टफ जो सेल होते हैं वो फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है। उसके विषय में कोई कानून नहीं है। उसका क्या? जिन्होंने लाइसेंस ही नहीं लिया और धंधा कर रहे हैं, उसका क्या? उस पर सरकार क्या कर रही है? उसको कैसे रेगुलेट कर रही है? आज जो कंटामिनेशन जो होता है ना, वो मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के खानों में होता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें भी हम ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होता है, डेफिनेटली चांसेस होते हैं होने के लिए भी। उसको कंट्रोल भी करना चाहिए, उसको मॉनिटर भी करना चाहिए। बट जो आधा जो हमारे देश का, आप चले जाइए कलकत्ता जैसे शहर में या चेन्नई जैसे, जहां पर ठीक बढ़िया रेस्टोरेंट के सामने एक स्टॉल लगा के बेच रहा, कोई भी पानी यूज कर रहा, कुछ भी कर रहा, सस्ते दाम में बेच रहा, तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? उसके लिए आप क्या कानून बना रहे हैं? बड़ा सवाल है सर, क्योंकि बिजॉन सर आपके पास मैं इस सवाल को लेकर आऊंगा कि ये सवाल तो सही है कि जो एक FSSAI के अंडर जो रेस्टोरेंट्स आते हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट्स आते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो पैकेज फूड है, ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। क्या आप पैकेज फूड की क्वालिटी चेक के लिए क्या कर रहे हैं? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हम बस सड़क के बाहर निकलते हैं तो आपको वड़ा पाव, समोसा और दाल राइस से लेके सब कुछ मिलेगा, क्या उसको भी देखने के लिए FSSAI को कुछ कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल। FSSAI अभी हर कदम पे वो निगरानी रखना चाहते हैं। देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड कह के हम लोग कितने दिन अपने को सांत्वना देंगे? अनऑर्गेनाइज्ड को भी ऑर्गेनाइज करना होगा। अनऑर्गेनाइज्ड को भी इंसेंटिव दिलाकर उनको दिखाना पड़ेंगे कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे यदि वो सही ढंग से काम करेंगे। तो आज हर उपभोक्ता कीमत देने के लिए तैयार है यदि वो सुरक्षित महसूस करें। और जब वॉल्यूम आएगा, जब सही ढंग से उनको दिशा दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको मार्गदर्शन किया जाएगा, तो हम समझते हैं कि वो लोग भी, जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज कहते हैं, उन लोगों के अंदर में भी एक चाव आएगा, एक एटीट्यूड आएगा, एक कल्चर आएगा। और उस कल्चर से केवल वो अच्छे खाने नहीं बनाएंगे या इंग्रेडिएंट्स नहीं बनाएंगे या रॉ मटेरियल नहीं सप्लाई करेंगे सही ढंग से, बट आम उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित महसूस करवाएंगे। और इसीलिए टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, क्योंकि देखिए, हाई रिस्क प्रोडक्ट में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेसेबिलिटी, कहां से आ रहा है, किस जगह से वो बन रहा है, कौन बना रहा है, किस ढंग से बना रहे हैं, ये सारे चीज इसका एक 100% डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जो और कानून, देखिए, कानून तो तब आता है जब आप वॉलंटरली कुछ कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, फिर कानून लाता है एक स्टैंडर्ड, एक मार्गदर्शन, एक मानक देने के लिए कानून बनता है। कानून केवल लोगों के ऊपर में दंड देने के लिए नहीं बन रहा है, कानून बन रहा है एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए। जब तक आप एक स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तब तक लोग नहीं उन्नति कर सकेगा। इंडिया अभी एक दूसरा लेवल पे जा रहा है। कई एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, कई खाने का चीज इंडिया से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, कई कंट्रीज खरीद रहे हैं, 100 से भी ज्यादा कंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं इंडियन फूड। तो जब इंडियन फूड बाहर के देश वाले सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर क्यों नहीं उसको महसूस करें? हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी वो विश्वास पैदा करवाना होगा कि जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज कहते हैं, वो लोग भी शिक्षित है, वो लोग भी सही ढंग से काम करना चाह रहे हैं। कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कई छोटे छोटे
उद्योगी आ रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यूथ इस पे आ रहा है फूड प्रोसेसिंग पे। तो अब एक बहुत ही अहम बात हो रहा है कि आप यूथ को कैसे टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको इस व्यापार में सही ढंग से ला सको, और जो लोग ऑलरेडी है उनको कैसे आप ट्रेन करके उनको एक कंपटीशन में उतार सको, ताकि कम से कम जी अमित सर आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पर। जो बात बिजॉन सर ने भी कही कि एक जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो धीमे धीमे करके इंडिया में आना चाहिए। और देखिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट दो तरीके से होता है, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। तो अगर ये कोशिश है FSSAI की कि भाई शुरुआत यहाँ से करते हैं और धीमे धीमे करके इम्पैक्ट नीचे उतरेगा जो टॉप से बॉटम में, तो वो उस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? और एक और आपसे सवाल लेना था मुझे, वो है पैकेज्ड फूड की स्टार रेटिंग को लेकर। उसको लेकर भी इस समय काफी बहस चल रही है। आपकी बात 100% सही है। सर ने भी अच्छी बात कही है, ग्लोबल स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है। और अब मैं बताऊं आपको, जहां तक ऑर्गेनाइज सेक्टर का बात है, जो स्टार रेटिंग होटल्स है या बढ़िया रेस्टोरेंट्स है, वहां पे हम खुद ये स्टेप लेते हैं हमेशा और इसको मॉनिटर करते हैं कि हम जो है बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाए और जो हमारे कंज्यूमर को दे। उसमें कोई ढिलाई नहीं होता है। इंटरनली मैं इंडस्ट्री में आज 16 साल से काम कर रहा हूं, मैंने देखा है कि हर स्टेप लिया जाता है कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को जो हम अपने कंज्यूमर्स को दें। लेकिन अब जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आप हमें ये बताइए कि ग्लोबली, वेदर यूरोप बोले या US बोले, हम डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, नॉट अंडर डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं। डेवलप्ड नेशन में कहां पर इस तरह से रोड साइड में खाना जो है बेचा जाता है या बनाया जाता है? अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो पहले इसको हम खत्म करें ना, तब ना हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं। और जहां तक ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है, 100% हम ग्लोबल स्टैंडर्ड में काम करते हैं। और ग्लोबल स्टैंडर्ड को हम ये नहीं बोले, हम अगर क्रॉस नहीं किए तो ऑलमोस्ट वी आर देयर, हम वहां पर हैं। हमारे जो इंटरनल प्रोसेसेस जो फॉलो हम करते हैं और जो बनाया गया पिछला 5-7 साल के अगर आप ले, तो हम लोग काफी आगे मेहनत किए इस सेक्टर में और काफी आगे बढ़े भी हैं। अब जहां तक पैकेज फूड की बात है तो उसको पकड़ना सरकार का काम है। जो पैकेज फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स वगैरह चेक करना सरकार का काम है, बिकॉज उस पे कंज्यूमर का बहुत कुछ मॉनिटर कंज्यूमर खुद कुछ नहीं कर सकता है। तो दैट वो काम जो है बहुत खुला हुआ वाइड ओपन एरिया है, वो पैक करके दे देते हैं, बट उसकी चेकिंग वगैरह होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली बात। और अब आखिर में आपको दिखाते हैं दिल्ली के एक ऑटो वाले का वीडियो जो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दरअसल ऑटो ड्राइवर महेंद्र कुमार सिंह ने गर्मी से बचने और प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपने ऑटो के ऊपर कई पौधे लगाए हैं। महेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले साल गर्मी की वजह से ऑटो में काफ़ी तपिश हो रही थी, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स को भी दिक्कत आती थी और उन्हें उसी से ये आइडिया आया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब से ऑटो पर पौधे लगाए हैं तब से गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ।